Okay, let's continue now. अनपेड सेलर, चलो चलो, बाद में फिर आपको आनंद सर की भी क्लास लेनी है, आ जाइए. अनपेड सेलर. हु इज एन अनपेड सेलर? क्या आप बता सकते हो? अनपेड सेलर कौन है? ऐसा सेलर जिसको पूरा प्राइस अपने बेचे हुए गुड्स के लिए नहीं मिला है. अनपेड सेलर एक ऐसा सेलर होता है जिसको पूरा प्राइस अपने गुड्स के लिए नहीं मिला है. या तो फिर he got a negotiable instrument like a bill of exchange, check or a promissory note and it has got dishonored. या तो पार्ट पेमेंट मिला है और पार्ट पेमेंट नहीं मिला है. ऐसे सेलर को कहते हैं एज एन अनपेड सेलर. अनपेड सेलर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है. ही हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप टू द बायर, बट उसका जो अधिकार है वो उसको अभी तक नहीं मिला है. एंड दैट इज व्हाई द लॉ मेकर से सच एन अनपेड सेलर हैज राइट्स अगेंस्ट बोथ the goods also and as well as the buyer. The goods also as well as the buyer. सबसे पहला पॉइंट, right against goods in Latin is known as just in re, and right against the buyer, against that person is known as Latin में just in person. दोनों एस्पेक्ट्स हम ये यूनिट नंबर 4 में देखने वाले हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स. फर्स्ट एस्पेक्ट इज राइट अगेंस्ट द गुड्स. एवरी अनपेड सेलर हैज 3 राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. कैन यू टेल मी द 3 राइट्स अगेंस्ट द गुड्स? बोलो ना. राइट ऑफ लीन, right of stoppage in transit and right of resale. तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज अ राइट ऑफ लीन. उसके पास हम जाते हैं, उसको पहले हम रिवाइज करते हैं एंड देन अदर्स. लीन मतलब आप गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास रख रहे हो. आप कब तक गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास रखोगे? आप गुड्स का पोजेशन तब तक अपने पास रखोगे जब तक आपको गुड्स का पेमेंट नहीं मिलता है. देखो यहां पे आपने गुड्स का ओनरशिप ऑलरेडी बायर को ट्रांसफर कर दिया है, बट सेलर स्टिल हैज द पोजीशन. तो आप समझने की कोशिश करो, लीन एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स का पोजीशन होना जरूरी है. लीन एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स का पोजीशन होना जरूरी है. इफ यू डोंट हैव द पोजीशन you will not be able to exercise the right of lien. Lien in fact उसी के बारे में तो बात कर रहा है. You are retaining the possession of the goods. और कब तक आप गुड्स का पोजेशन अपने पास रखोगे? आप तब तक गुड्स का पोजेशन अपने पास रखोगे जब तक आपको गुड्स का पेमेंट नहीं मिलता है. ऐसा नहीं है आप चाहते हो कि गुड्स हमेशा हमेशा आपके पास ही रहे. इनफैक्ट इवन यू वांट टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बेसिकली आप लीन एक्सरसाइज करके उस इंसान को सिर्फ प्रेशर में डालना चाहते हो कि वो जो है पेमेंट दे दे. जैसे आपको पेमेंट मिल जाएगा आप भी उसको उसके गुड्स दे दोगे. यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन कीपिंग द गुड्स. इनफैक्ट यू आर इंटरेस्टेड टू सेल द गुड्स, बट यू आर ओनली एक्सरसाइजिंग द लीन because you want to create the pressure so that he makes the payment for the goods that you have already sold to him. This is known as the right of lien. You are retaining the possession of the goods. So when can you exercise the right of lien? One, ownership is already been transferred to the buyer. उसको भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है.
उसको सिर्फ बाहर ले लेना. इट्स अ कैट. दरवाजा लगा दो. हाँ क्या? तो कौन से दरवाजे से आ रही है वो? नहीं, यहाँ से आई. वो दरवाजा भी लगा दो. वर्चुअल स्टूडेंट्स को लग रहा होगा चल क्या रहा है. कुछ नहीं, देयर वाज जस्ट अ कैट हु केम इनसाइड द क्लास. इसीलिए आ रहे हो. हाँ क्या? बट इट्स ओके, कैट्स आर क्यूट. ओके, आ जाइए. ओके. ओके, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, अगर आपको लीन एक्सरसाइज कर रहा है तो पहली बात तो बायर को ओनरशिप आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया होना चाहिए. सेकेंडली, गुड्स शुड हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. Credit period is expired, but you did not get the payment. Or goods that are sold is cash sales, but you did not get the cash. Possession is still with you. It may happen that the buyer has been declared insolvent. May, not shall. Shall comes in the next right. यहाँ पे हो भी सकता है buyer insolvent है, ऐसा भी हो सकता है कि buyer insolvent declared नहीं, but still you can exercise the right of lien. तो पहली बात तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है, बट पोजेशन अभी भी आपके पास है. क्रेडिट सेल था, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, पेमेंट नहीं मिला है. कैश सेल्स था, कैश नहीं मिला है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, या तो बायर इंसॉल्वेंट हुआ है. इन सारे केसेस में आप क्या कर सकते हो? आप लीन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. अगर आपने गुड्स का पोजेशन ऑलरेडी बायर को दे दिया है तो फिर ऐसे केस में आप लीन का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते. दरवाजा लगा दे ना सूरज. क्या हुआ? सफोकेशन होता है. बट फिर अभी कुछ तो एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, फिर आप डर जाते हो. इसीलिए आती है. Okay. If you have already delivered the goods to the buyer, क्या आप लीन एक्सरसाइज कर पाओगे? अगर बायर के एजेंट ने लॉफुली गुड्स का पोजेशन ले लिया है तब भी आप लीन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते. और या तो सेलर ने अपने लीन के राइट को वेव ऑफ कर दिया है तब भी आप लीन के राइट को एक्सरसाइज. द सेकेंड राइट दैट एन अनपेड सेलर हैज, जो जुड़ा हुआ है लीन से, दैट इज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. क्योंकि जहां लीन खत्म होता है वहीं पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है. अगर हमारे सेलर ने गुड्स के पोजेशन को कैरियर को दिया है, किसको दिया है? एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट, मतलब ना ही गुड्स सेलर के पास है और ना ही गुड्स बायर के पास है. द गुड्स आर इन ट्रांजिट. और बायर के पास पोजेशन आने के पहले द सेलर कम्स टू नो अबाउट द फैक्ट दैट द बायर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. देन द अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट एंड रिज्यूमिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, रीगेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स. लीन के लिए मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था? रीटेन. यहां पे मैं कह रही हूं रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. दिस इज नोन एज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. याद रखना, गुड्स ट्रांजिट में है, ना सेलर के पास है और ना बायर के. सेलर ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को या कैरियर को देने के बाद और बायर के पास गुड्स पहुंचने के पहले हमें पता चलता है that the buyer has been declared insolvent. So we can tell the carrier to stop the goods that are in transit, and we can tell him
that don't deliver the goods to the buyer and give it again back to me. Who am I? Seller. So we are regaining the possession of the goods. This is known as right of stoppage in transit. Yes or no guys? Buyer को अगर goods का possession मिल गया है या उसके एजेंट ने गुड्स का पोजेशन डिमांड कर लिया है या बायर ने ट्रांजिट होते वक्त ही वो उसी जगह पे चले जाता है जहां गुड्स है और उसने खुद ने गुड्स को क्लेम कर लिया है, तो आप ना ही लीन एक्सरसाइज कर सकते हो और ना ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट. लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक मिलता है द राइट ऑफ सबसेल. द राइट ऑफ बायर को ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, but still as a non-owner, as the seller has the right of reselling the goods. कुछ केसेस है जहां पे नॉन ओनर भी गुड्स को बेच सकता है, सेल कर सकता है, एंड वन सच केस इज इन केस ऑफ एन अनपेड सेलर. अगर अनपेड सेलर ने नोटिस दी है, नोटिस पीरियड के अंदर पेमेंट करना होगा, नोटिस पीरियड के अंदर पेमेंट कर दिया, क्या बात है. नहीं किया, हमारा सेलर अनपेड सेलर गुड्स को बेच देगा. जो भी सरप्लस आया है अपने पास रखेगा और डिफेक्ट मांगने का अधिकार है. बट नोटिस दिए बगैर अगर गुड्स को बेच दिया, रीसेल करने के बाद जो भी पैसा आया अपने पास रखो, बट ना ही आप डेफिसिट क्लेम कर पाओगे और ना ही आप सरप्लस रख पाओगे. अरे हाँ या ना. So that was about effect of sub-sell by the right of resale by the unpaid seller. ये जो 3 राइट्स है, ये वो 3 राइट्स है जो अनपेड सेलर को मिलती है अगेंस्ट द गुड्स. बट सपोज ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज दिस राइट बिकॉज ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन भी बायर के पास चले गया है, तब हमारे सेलर को डरने की बात नहीं है. हमारे सेलर को अभी भी कुछ राइट्स है अगेंस्ट द बायर. अगेंस्ट द बायर, 1, he can file a case and claim the price. He can file a case and he can claim the price. Yes, he can file a case and he can claim the damages. In fact, अगर बायर ने ड्यू डेट के पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया है, तब ऐसे केस में एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम एक्चुअल ब्रीच ट्रीट करके भी कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. बायर और सेलर के बीच में अगर अग्री हुआ था कि हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे फॉर द डिलेड पेमेंट, तो अब आप रिसाइन करके प्राइस तो क्लेम कर रहे हो, प्लस जो भी डिलेड पेमेंट हुआ है वो एडिशनल डेज के लिए आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो. आप इंटरेस्ट भी क्लेम. बट हर बार हम ऐसा क्यों माने कि हमारा बायर ही एट फॉल्ट है? क्या ऐसा भी हो सकता है सेलर इज एट फॉल्ट? बायर ने पेमेंट दे दिया है, सेलर अभी भी गुड्स की डिलीवरी नहीं दे रहा है, दैट टाइम वी विल से दैट द सेलर इज एट फॉल्ट. तब क्या बायर को कुछ राइट्स मिलेंगे सेलर के अगेंस्ट? First, you will be able to file a case against him. You will resign the contract and you will claim the damages. अगर damages adequate remedy नहीं है, can you file a case against him for specific performance? अरे हाँ या ना. अब आप उसको मजबूर करोगे कि जो उसने वादा किया था अब वो उसको पूरा करना ही पड़ेगा. जैसे कि गुड्स एंटीक गुड्स है, वी डोंट वांट डैमेजेस, डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बोलो ना? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल करेंगे. और अगर हमारे बायर ने ड्यू डेट के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया था, एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम एक्चुअल ब्रीच मानेंगे और इमीडिएट बेसिस पे बायर के अगेंस्ट नहीं, सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे. अरे हाँ या ना. So these were the remedies that the buyer had against the seller. Auction sale और ये increased and decreased मैं नहीं रिवाइज कर रही हूँ, y'all can do that on your own. आ जाइए यूनिट नंबर 3 पे, which is the last unit.
हो गया फिर। चेक। ओके, this unit talks about two things. Firstly, transfer of possession and transfer of property in the goods. Transfer of goods and transfer of possession and transfer of property in the goods. Risk prima facie passes with the property. इसका क्या मतलब हुआ? जो गुड्स का ओनर है वही क्या गुड्स के रिस्क को भी बेयर करता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कौन सा है वो समय जब ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, क्योंकि उस समय पे कुछ नुकसान पहुंचा है। जो गुड्स का ओनर है वही उन गुड्स के रिस्क को बेयर करता है। यस और नो गाइस? एक यूनिट बचा है क्या? वही मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे हो गया डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ गए। यही थर्ड यूनिट है ना? नहीं नहीं, ये चार्ट मैंने स्किप किया था ना, इसीलिए। ओके, व्हेन डज द प्रॉपर्टी पास टू द बायर? व्हेन डज द प्रॉपर्टी पास टू द बायर? सो बेसिकली अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये वो समय होगा जब माना जाएगा कि सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, तो यू विल लुक एट द इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसी के हिसाब से ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है। बट नाउ अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, दीज स्पेसिफिक गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला, बूम बूम ब्लास्ट हो जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बट गुड्स स्पेसिफिक है बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो पहले आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, उसके बाद आप बायर को उस बारे में इंफॉर्म करो, तब माना जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर हुई है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, द प्राइस इज नॉट असर्टेन। फर्स्ट असर्टेन द प्राइस, inform the buyer about the same, and then it will be considered as if the ownership has been transferred from the seller to the buyer. Goods जब भी आप बेचते हो, uncertain goods का सेल कभी नहीं हो सकता है। गुड्स को अगर आपको बेचना है, गुड्स को असर्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज अनसर्टेन एलिमेंट आ जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इट शुड बी डेफिनेट, असर्टेन एंड नॉट वेग। जो आपको बेचना है वो गुड्स ही आपको नहीं पता है, तो अब ऐसे केस में अनअसर्टेन गुड्स का क्या कभी सेल हो सकता है? अनअसर्टेन गुड्स पहले असर्टेन किए जाएंगे, जिसके बाद गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है। तो अब गुड्स को असर्टेन या तो बायर करेगा या तो सेलर करेगा, डिपेंड करता है क्या सेल बाय सैंपल है, क्या सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, क्या सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस यू विल फर्स्ट असर्टेन द गुड्स। अरे यस और नो गाइस? एंड देन द ओनरशिप is getting transferred from the seller to the buyer. Sometimes the goods can be sold on approval or sale or return basis. On approval or on sale or return basis. So if the seller has delivered the goods to the buyer on approval or on sale or return basis, तो प्रॉपर्टी तभी बायर को ट्रांसफर होगी जब
जब बेसिकली बायर सिग्निफाई करता है दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, या तो उसने हाँ नहीं बोला है बट ऐसी कुछ हरकत की है जिसके वजह से अब हम ये कंक्लूजन पे आते हैं दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ओनरशिप, लाइक ही प्लेज्ड द गुड्स। गिटार वाला एग्जांपल दिया था, तो आपको गिटार एक हफ्ते के लिए मिला था। पहला केस, आपने हाँ बोला, हाँ कि आई वांट द गिटार, तो यहाँ पे तो हमारे बायर ने एक्चुअली अपना कंसेंट सिग्निफाई किया है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या सेल हो गया। सेकंड केस में उसने हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, बट उसने ऐसी कोई हरकत की है जो सिर्फ ओनर कर सकता है। गुड्स को प्लेज करना, गुड्स को रीसेल करना, तब माना जाएगा जब उसने ये हरकत की है, उसने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। या तो थर्ड केस कहता है हमने गुड्स को दिया था 7 दिनों के लिए, वो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया, देन ऑल्सो यू कंटिन्यू टू कीप द गुड्स विथ यू, it will be considered as if you have accepted the ownership and you did not give the notice of rejection within a period of these 7 days, तो माना जाएगा आपने ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया, आपने ओनरशिप को एक्सेप्ट, आपने ओनरशिप को एक्सेप्ट, यस और नो गाइस। कभी कभार क्या ऐसा भी हो सकता है आपने गुड्स को बेचा है फॉर कैश ओनली, मतलब ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप कैश नहीं देते। कैश मतलब चेक, कुछ भी चल सकता है, ओके, बट जब तक प्राइस दैट इज मनी कंसिडरेशन नहीं मिलता है तब तक ओनरशिप भी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेलर कुछ राइट्स रिजर्व कर सकता है फॉर डिस्पोजल। वो कह सकता है जब तक ये कंडीशंस पूरे नहीं होंगे हम भी गुड्स का पोजेशन आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो पहले अब आपको वो कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे और तभी गुड्स का पोजेशन आपको ट्रांसफर होगा। याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट आर जनरल लॉज। आपको जो कंडीशन डालना है आप डालो, लॉ मेकर्स हैव नो प्रॉब्लम। सेलर को प्रॉब्लम नहीं है, बायर को प्रॉब्लम नहीं है, क्या लॉ मेकर को प्रॉब्लम होगा? You follow the conditions and then the ownership will get transferred to the buyer. Yes or no, guys? Next, transfer of title. ये risk passes with property मैंने पहले ही करवा दिया था क्योंकि ये चार्ट पहले आया था, पहला डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर था। कौन गुड्स को बेच सकता है बोलो तो? सेलर मत बोलो, ओनर। अगर अब सेलर ने ओनरशिप बायर को बेच दी है तो बायर भी बेच सकता है, तो आप बोलो गुड्स को वही बेच सकता है जो गुड्स का ओनर है। ये जनरल रूल बोलता है, बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शन ना हो? हर जनरल रूल के है कोई, तो इसके भी एक्सेप्शन है जहां पे सेल इज डन बाय अ नॉन ओनर, sale is done by sale is done by an agent. एजेंट ओनर नहीं होता है, ओनर तो गुड्स का कौन होता है? प्रिंसिपल। बट फिर भी एजेंट क्या प्रिंसिपल के गुड्स थर्ड पार्टी को बेच सकता है? सो ही शुड बी एन ऑथराइज्ड एजेंट, ही शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। देन ऐसे केस में एंड द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, माना जाएगा ये जो सेल किया है हमारे इस एजेंट ने जो नॉन ओनर है, वो सेल इज अ वैलिड, वो सेल इज अ सेल बाय अ नॉन ओनर इज अ, if the sale was done by a mercantile such an agent who deals in goods is known as a mercantile agent. Sale by one of the joint owners, गुड्स का एक ओनर नहीं है, जॉइंट ओनर्स है, एंड वन पर्टिकुलर जॉइंट ओनर हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स, देन ही हैज द परमिशन टू गेट द गुड्स ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स हु बाइज देम इन गुड फेथ। अब ऐसे केस में ओनर तो वो पूरे गुड्स का नहीं है, पार्ट गुड्स का ही है, बट गुड्स तो बेच रहा है वो पूरे के पूरे, मतलब कुछ पार्ट के लिए वो ओनर है और कुछ पार्ट के लिए वो नॉन ओनर है, बट फिर भी क्या ये सेल इज अ वैलिड सेल? नेक्स्ट, सेल
in case you have the possession of the goods under a voidable contract. Contract voidable कब होता है? जब आपका consent free, it is caused either by coercion, undue influence, fraud. आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया, इट इज एबल टू बी वॉइड. इट इज एबल, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन, तो वो जो पार्टी है जिसके पास अब गुड्स का पोजेशन है, वो गुड्स को किसी और को बेच सकती है, जो भी है. अब सेलर ने गुड्स को बेच दिया है बायर को, बट द सेलर स्टिल हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड द सेलर इज एन अनपेड सेलर. ओनर कौन है? बायर, क्योंकि पर, बट फिर भी हमारा सेलर जो कौन है? अनपेड सेलर है, जो नॉन ओनर है. क्या गुड्स को किसी और को बेच सकता है? एंड समटाइम्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, समटाइम्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यू हैव अ राइट टू सेल द गुड्स दो यू आर नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स. जैसे कि अ लिक्विडेटर, if a person has been declared insolvent, liquidator वो insolvent person की सारी assets बेचता है, नॉन ओनर है, फिर भी उसके पास अधिकार है. हाँ या ना? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स गुड्स को बेच सकता है. कौसी कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कि गुड्स पेरिशेबल है, आपने गुड्स के 2/3 वैल्यू से ज्यादा खर्चा कर दिया है ओनर को ढूंढने में, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स भी गुड्स को बेच सकता है. और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में पॉनी जो है, जो बेसिकली लेंडर होता है, अगर उसको उसके रीपेमेंट के ड्यूज नहीं मिलते समय पे, नोटिस देने के बाद वो गुड्स को बेच सकता है. ओनर तो हमारा बोरोअर है, बट फिर भी लेंडर गुड्स को बेच सकता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इंटर में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. हमारा लेंडर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस में गुड्स को बेच सकता है, गुड्स को बेच सकता है. आगे आ जाइए. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये तो सबसे इजी, मतलब इसमें कुछ तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. पहली बात तो डिलीवरी के बारे में बता गया. डिलीवरी मतलब क्या होता है? हमने डेफिनेशन में डिलीवरी के बारे में, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन ऑफ द गुड्स. यही डिलीवरी 3 टाइप्स की होती है. कौन से? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. यस और नो गाइस? साथ साथ में ये जो डिलीवरी होती है वो हम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं, पहले की जाएगी, बाद में की जाएगी, या इन पार्ट की जाएगी. अगर पार्ट डिलीवरी हुई है इन प्रोसेस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब 100 kg चावल मंगाए थे, 50 kg डिलीवर हो गए, बाकी 50 kg इन ट्रांजिट है, इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है. जैसे पहले 50 kg की डिलीवरी मिलती है, ऐसा माना जाएगा ओनरशिप पूरे 100 kg की ट्रांसफर हो गई. बट अगर आपका इंटेंशन सिर्फ 50 kg भेजने का था, तब 50 की डिलीवरी, 50 की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ऐसा ही माना जाएगा. तब ऐसा नहीं माना जाएगा 50 kg की डिलीवरी विल बी कंसिडर्ड एज इफ ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर 100 kgs. ऐसा नहीं माना जाएगा अगर आपका इंटेंशन पूरे गुड्स को भेजने का नहीं था. बट अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर ली है एंड रिमेनिंग पार्ट इज इन प्रोसेस, तब जैसे ही पार्ट डिलीवरी होती है माना जाएगा ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर द कंप्लीट गुड्स. यस और नो गाइस?
seller is not bound to deliver the goods until and unless the buyer demands for the same. डिलीवरी गुड्स की क्या होगी वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस. एक्चुअली तो गुड्स की डिलीवरी वही होती है जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एग्जीक्यूट किया था. बट अगर आपस में आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि डिलीवरी घर पे होगी, ऑफिस में होगी, गुरुकुल में होगी, तो ऐसे केस में डिलीवरी उसी जगह पे की जाएगी. वो आपको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करना पड़ता है. यस और नो गाइस? गुड्स की डिलीवरी कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम, और उस दिन में भी विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम थ्रू आउट द डे. ऐसा नहीं रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे गुड्स की डिलीवरी की जा रही है. रीजनेबल जगह भी होनी चाहिए और रीजनेबल समय भी होना चाहिए. अगर गुड्स की डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी में हो गई, रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग मतलब हो सकता है ज्यादा या तो हो सकता है कम. ज्यादा गुड्स डिलीवर हो गए, या तो आप पूरे के पूरे गुड्स रख लो और पूरे गुड्स का दाम दो, या तो जितने आपको रखने आप रखो और बाकी के आप रिटर्न कर लो, या तो आप पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर लो. अगर लेसर क्वांटिटी डिलीवर हुई है, या तो आप लेसर क्वांटिटी को एक्सेप्ट करो और लेसर क्वांटिटी के लिए पे करो, या तो आप पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर लो. अगर आपने गुड्स को रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन का खर्चा कौन बेयर करेगा? बायर या सेलर? क्योंकि उसकी गलती की वजह से रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर. जब कभी भी गुड्स बायर को डिलीवर होते हैं, शुड ही बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स. अरे बोलो ना, गुड्स के ट्रांजिट के वक्त गुड्स डिटोरिएट होते हैं, ओनरशिप तो बायर की हो गई है, तो क्या रिस्क भी बायर ही बेयर करेगा? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए. अब कल जैसे हम क्या करेंगे, 2 पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे. ओके ICAI.org. Students, Board of Studies Knowledge Portal. फाउंडेशन. रीसेंट पेपर देख ले, मई 22. सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज रोकना मेरे को. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज जवाब दीजिए. क्वेश्चन 1C निशान, 3 भी बाद में आएगा, पहले 1C पे आ जाए. What are the consequences of destruction of specified goods before making of contract and after the agreement to sell but before the sale? 2 केसेस है जहां पे आपको दे. सुनो ना मेरी बात. 1, पहला केस, सेल आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के पहले, बिफोर 15 तारीख को सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, बट बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो, सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता था.
जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, बट और एक केस भी पीछा, व्हाट इफ द गुड्स गॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल एंड ऑब्वियसली बिफोर? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड था, बट आफ्टर मेकिंग द अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द एग्जीक्यूशन the goods got destroyed and thus the contract will be declared to be void. Yes or no guys? तो ये दोनों चीजें लिखनी थी, पहले वाले में आंसर होगा void ab initio और दूसरे वाले में आंसर होगा void। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। वैसे इसकी रीजनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी आ सकते हैं, बट वहां पे आप नहीं लिखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जवाब, क्वेश्चन 2 में नहीं है। ओके क्वेश्चन 4A, what are the implied conditions in a contract of sale by sample and also state the implied warranties operative under the act? एक मिनट, मैं को आपको कुछ बताना है। दिस क्वेश्चन इज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है उसमें, 2 अलग अलग। पहले तो सेल बाय सैंपल का है जो इम्प्लाइड कंडीशन है, और फिर इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में बता। 4 इम्प्लाइड वारंटीज है, सो बेसिकली 4 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड टू दिस एंड 2 मार्क्स इज सेल बाय सैंपल। बट सेल बाय सैंपल का इतना कंटेंट नहीं है, इसलिए आप स्टार्ट करोगे आंसर लिखने के लिए दैट अ रिप्रेजेंटेशन विच इज essential to the main contract is known as a condition. This condition can be an implied condition. One such condition is sale by, if goods are sold by a reasonable opportunity to inspect the goods and the goods shall be free of defect. ये सब आप लिखोगे तो आपको मार्क मिलेंगे। और 4 पॉइंट्स हेडर्स एंड एक्सप्लेनेशन will be for implied warranties, but उसके पहले आपको ये लिखना पड़ेगा those representations which are collateral to the main contract are known implied warranties। बताओ, undisturbed possession, free from encumbrances, usage of trade and danger, disclosure about the dangerous nature of the goods। वापस से 4 इम्प्लाइड वारंटीज बताओ तो। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, यूसेज ऑफ ट्रेड, disclosure of dangerous nature of the goods, then you will get full 6 marks into your pocket. So these are direct theory questions. Okay, these are direct theory questions. Majority जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस थे। ये तो पार्टनरशिप एक्ट है। ये सेल ऑफ गुड्स है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सोनल वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stones. The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond bangles, but with red stones, if she chooses for herself any special design of diamond bangle with red stones, they will replace the red stones with ruby stones. So basically the jeweler does not have ruby stones के bangles. Ruby is a stone. उसके बैंगल्स नहीं थे, उनके पास डायमंड के बैंगल्स थे, रेड स्टोन के, नॉर्मल रेड स्टोन के बैंगल्स थे। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, नॉर्मल डायमंड तो अपना सिल्वर ट्रांसपेरेंट कलर का रहता है, तुम क्या करो, तुम रेड स्टोन के बैंगल्स देख लो और फिर हम क्या कर लेंगे उसमें रूबी डाल देंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ज्वेलर, मतलब वो सेल्स गर्ल। बट फॉर द रूबी स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि सादा स्टोन की कीमत कम होती है,
वो स्टोन हटा के हम रूबी डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल चार्ज यू फॉर द रूबी. Sonal selected a beautiful set of designer bangles and paid for them. She also paid the extra cost of the ruby stones. But देखो, पेमेंट किया है इसका ये मतलब नहीं होता है गुड्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया. पेमेंट कर लिया है मतलब क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है? अभी तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में. आर द गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट? अभी तो हमें बहुत काम करना है उन बैंगल्स पे. करना है या नहीं? और प्लस उसके बाद कम ज्यादा भी हो सकता है. प्राइस हो सकता है कम ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन मेकिंग चार्जेस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी रूबी स्टोन वर एम्बेडेड एंड वगैरह वगैरह. थोड़ा बहुत उसने पे किया है अंदाजे से. तो अभी तक तो डिलीवरेबल स्टेट में भी नहीं है गुड्स और अभी तक प्राइस भी असर्टेन नहीं हुआ है. Sonal selected a beautiful set of bangles and paid for them. She also paid the extra cost for the ruby stone. The jeweler requested her to come back a week later for the delivery of those bangles. When she came after a week to take the delivery of the bangles, she noticed that due to the ruby stone, the design of the bangle has been completely disrupted. जो डिजाइन के बेसिस पे बैंगल सेलेक्ट किए थे वो डिजाइन ही डिस्टर्ब हो गई है. इज देयर अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन? आप देखो ना यहाँ पे डिजाइन के बेसिस पे हमने बैंगल सिलेक्ट किए और वो रूबी स्टोन डालने के बाद अरे बोलो ना हमारी डिजाइन ही डिस्टर्ब हो गई है. हाँ या ना? नाउ शी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. Now she wants to terminate the contract. And thus it is asked to you in this question. And ask the manager to give her money back. But he denied for the same. Now you have to state with reasons the answers to the following question as per the Sale of Goods Act. State with reasons whether Sonal can recover the amount from the jeweler. The answer to this question is yes. Sale only happens after the conditions that are given are fulfilled. यहाँ पे हमने बोला ही था we want the bangle according to the design. Sonal selected a beautiful set of designer bangles. वो चूज ही किया है डिजाइन के बेसिस पे और आपकी बैंगल बनने के बाद डिजाइन ही नहीं रही है. शी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द बैंगल्स. दैट वॉज द ग्राउंड फॉर सिलेक्टिंग द बैंगल्स. शी हैज फुल राइट्स टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड शी कैन, इफ शी इज रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, शी कैन ऑल्सो आस्क फॉर द मनी. इन फैक्ट, what would your answer be if the jeweler says that he can change the design but he will charge extra cost for the same? अभी भी answer is going to remain the same. Getting this or no? एक basic condition थी जिसके बेसिस पे आपने गुड्स को खरीदा है. वही चीज अगर हिल गई है, we will not accept the goods. We will not. She has full rights to repudiate the contract, get the money back. Yes or no, guys? I think इतने ही questions है. 3 questions थे? 16 marks का था क्या? 6 और 4. बट कभी 3 पूछती कभी 4, वो इंस्टीट्यूट के मूड के ऊपर है. ओके. अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. ये भी क्वेश्चन 1 में, ये भी 1 में है ना, कंपल्सरी क्वेश्चन. एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. कैन यू ट्रीट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी? 1, when you waived off your right of breach of condition.
Two, you wanted to treat the breach of condition as a breach of war. Then you will not be able to resign the contract. You will only be able to claim your damages. Contract is a non-separable contract, and you either accept it part or full of the goods. You can only claim the damages. And fourth, if according by law, the lawmakers do not allow you to resign the contract but only claim the damages, then compulsorily by operation of law, you will have to treat the breach of condition as a breach of warranty. Distinguish between sale and hire purchase. बोलो कहाँ ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, कहाँ पे फ्यूचर डेट, यहाँ पे आप ओनर बनते हो, यहाँ पे आप सिर्फ डेली होते हो. यू आर द पोजेसर ऑफ द गुड्स. कैन द बायर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? कैन द हायर परचेजर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे जो रिस्क है इंसॉल्वेंसी का कौन बेयर करेगा? सेलर. यहाँ पे हायर वेंडर को रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है, वो गुड्स वापस से ले लेगा. बायर क्या गुड्स को बेच सकता है? यहाँ पे आप गुड्स को बेच, आप ही गुड्स के ओनर नहीं हो तो गुड्स को बेचना पॉसिबल. आप बोल दो और एक, तो वो तो है ना सेल के केस में बोनाफाइड टाइटल. कौन सा मिस हो गया? इंसॉल्वेंसी हो गया ना, रीसेल भी हो गया, सारे पॉइंट्स. हाँ, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो भी हुआ, सारे पॉइंट्स हुए शायद, पता नहीं अब मैंने. अच्छा, गुड टाइटल कौन सा मिस हुआ मुझे याद ही नहीं आ रहा. आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग. क्या हुआ? I don't know which one did I skip. टाइटल क्या? क्या ऐसा कोई डिफरेंशिएशन मैंने नहीं सिखाया था. क्वेश्चन 5A1. TK order timber of 1 inch thickness. ये मैंने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा था, टेस्ट में. TK, हाँ TK order timber इसलिए टेस्ट देना जरूरी है. Of 1 inch thickness for being made into drums, the seller agreed to supply the required timber of 1 inch. However, the timber supplied varies in thickness from 1 inch to 1.4 inches. The timber is commercially fit for the purpose for which it was ordered, but TK rejects the timber. Explain whether TK can reject the timber. Is this a sale by description? कि हमें टिम्बर चाहिए 1 inch thick, but you are supplying me 1.4 inches thick. You are not fulfilling the description that I gave. There is a breach of implied condition. I can repudiate the contract and claim my money back. नहीं, और एक क्वेश्चन है. 4 क्वेश्चंस है इस एग्जाम में, यहां पे भी 16 मार्क्स. AB sold 500 bags of wheat to CD. क्या नाम दिए? ABCD. Each bag contains 50 kg of wheat. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags. तो पोजेशन बायर के पास 50 बैग्स का आ चुका है. 450 बैग्स इन ट्रांसपोर्ट है बाय रोड. सही है गलत? बिफोर CD receives the delivery
or 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. Bankrupt मतलब insolvent. कितने hints दे रहा है examiner? AB being still unpaid, seller is unpaid. Goods are in transit. Before delivery, we came to know about the fact. So AB stops the bags in transit. But the official receiver of CD claims the bags. CD मतलब हमारा buyer. वो बोल रहा है नहीं नहीं सेलर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आपको बैग्स देने पड़ेंगे हमको. अब आप जज साहब हो, आप बताओ एबी के फेवर में हो या सीडी? क्या एबी गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है? गुड्स का पोजीशन रीगेन कर सकता है? कैसे? Every unpaid seller has the right of stoppage in. If he is an unpaid seller, goods have been given to a transporter. Buyer has not yet received the possession of the goods, and the buyer has been declared as insolvent. The unpaid seller can stop the transport of the goods and can regain the possession of the goods. This is a right against the goods, just in rem. Yes or no, guys? So this is all about the revision of the Sale of Goods Act 1930. Thank you so much. Tomorrow, 1 minute. Tomorrow, I will be seeing you all at the same time. That's around 2 o'clock. Tomorrow would be the revision of our Indian Partnership Act 1932. Okay? See you tomorrow. Bye-bye.